क्या आप जानते हैं कि जो 87 ईयर ओल्ड हल्दीराम है विद द रेवेन्यू ऑफ मोर देन 8,000 करोड़ बहुत जल्द उसे एक्वायर कर लिया जाएगा। जी हाँ, बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ हैं जो कि हल्दीराम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट बेन कैपिटल अलॉन्ग विद सिंगापुर टेमासेक वो फाइट कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं अगेंस्ट अ कंसोर्टियम लेड बाय ब्लैकस्टोन, ताकि वो कंट्रोलिंग स्टेक ले सके इन हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये माना जा सकता है कि ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राइवेट इक्विटी होता क्या है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि उन कंपनीज़ में किए जाते हैं जो ना तो पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं, ना ही यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। स्टार्टअप हो सकता है, स्मॉल बिजनेसेस हो सकते हैं, या फिर जो लार्ज एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं जैसे कि हल्दीराम, वो भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बिज़नेस जो कि चूज़ करता है कि वो प्राइवेट ही रहेगा, उस तरीके के बिज़नेस में इस तरीके का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये जो पी फर्म्स होती हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, ये मनी रेस करती हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स जैसे कि पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे पैसे रेस करती हैं। और उसके बाद ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा कर रही हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो उन प्राइवेट कंपनीज़ के जो स्टेक्स हैं उन्हें बाय कर सके। बट ये जो फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो उन्हीं कंपनीज़ में करती हैं जिनमें दिख रहा हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, इस तरीके से इन्वेस्टर्स से पैसा रेस करके इन प्राइवेट कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। या तो वो पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लेती हैं या फिर कुछ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लेती हैं। सो आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी वो फॉरेन एंटिटीज़ हैं जो कि हमारे हल्दीराम में इंटरेस्टेड हैं, और हल्दीराम की जो बैक स्टोरी है वो क्या है, कैसे हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि आज इतनी बड़ी बड़ी जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो उसके स्टेक्स खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, उसे एक्वायर करने के लिए इतना हाई वैल्यूएशन दे रही हैं। तो अगर हम उन कंपनीज़ की बात करें, उन एंटिटीज़ की बात करें जो कि हल्दीराम में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बेन और टेमासेक की, जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही जो है हल्दीराम को एक नॉन बाइंडिंग ऑफ़र दिया था, जिसमें उन्होंने हल्दीराम को वैल्यू किया था अराउंड 8 to 8.5 बिलियन डॉलर्स। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो कंपनी की पोजीशन है वो काफ़ी डोमिनेंट है, वो डोमिनेट कर रही है इंडिया का जो स्नैक और कन्वीनियंस फूड मार्केट है उसे डोमिनेट कर रही है। तो इनिशियली तो ये दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो सेपरेटली एंगेज कर रही थी हल्दीराम से, लेकिन बाद में वो साथ हो गई। तो जो बेन और टेमासेक हैं वो इस समय साथ में हैं। दूसरी साइड पे जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो है ब्लैकस्टोन। तो इस समय जो ब्लैकस्टोन है वो पार्टनर कर रहा है विद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के साथ। तो ये तीनों मिलके जो है इन्होंने एक एंटिटी बनाई है जिसका एम है कि वो एक्वायर कर सकें 76% इन हल्दीराम। इसके अलावा जो बेन है उसके जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं ADIA यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और GIC यानी सिंगापुर का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है GIC, वो भी। तो वी कैन सी कि किस तरीके से ये जो पूरा एक्विजिशन होने वाला है, इट इंडिकेट्स अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप्स इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अब अगर हम अभी तक की ग्रोथ की बात करें कि अभी तक क्या क्या बात हो चुकी है हल्दीराम से, तो पिछले कुछ महीनों में जो बेन है उसने डिस्कस किया है अग्रवाल फैमिली से, जो हल्दीराम की फैमिली है जो उसे रन करती है, उससे डिस्कस किया है। और जो इनिशियल टॉक्स थी इट रिवॉल्व्ड अराउंड अ माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो फैमिली है वो इंटरेस्टेड है कि वो ऑफलोड कर दे मेजॉरिटी स्टेक, क्योंकि जैसे वो फाइनलाइज कर रहे हैं एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो ये जो प्लान है वो इन्वॉल्व करता है मर्जिंग दी स्नैक्स बिजनेस और सेपरेट करेगा जो रेस्टोरेंट चेन है इसको। तो जो हल्दीराम फैमिली है, जो अग्रवाल फैमिली है, वो क्या चाहती है कि जो स्नैक्स वाला जो बिज़नेस है उसे तो एक्वायर कर लिया जाए, लेकिन अब उस बिज़नेस से जो चेन वाला बिज़नेस है वो अलग करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली चाहती है कि वो उसे रन करेगी जो रेस्टोरेंट वाला बिज़नेस है। बाकी जो स्नैक्स वाला बिज़नेस है उसके लिए इस सारी डील हो रही है। अगर हम दोनों सूटर्स की बात करें, चाहे वो बेन हो या फिर चाहे वो ब्लैकस्टोन हो,
तो दोनों ही जो एंटिटीज़ हैं उनका एम है कि वो इस डील को क्लोज़ कर सकें अलॉन्ग साइड दी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कि मर्जर को अप्रूव करेगी आने वाले कुछ महीनों में। और इसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने ऑलरेडी जो है अप्रूव कर दिया है इस मर्जर प्लान को। बट अब देखना ये होगा कि ये जो ऑक्शन है वो कौन जीतता है, किसके साथ हल्दीराम में मर्जर करेगी, क्योंकि इस समय जो हल्दीराम है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन जो है एक्सपेक्ट कर रही है। इसलिए जो दोनों ही सूटर्स हैं उनके लिए काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। अगर हम हल्दीराम की बात करें, हल्दीराम की बैक स्टोरी की बात करें कि कैसे वो इतना बड़ा बना, पिछले 87 ईयर्स से जो हल्दीराम है वो चल रहा है और आज शायद बच्चा बच्चा जानता है कि हल्दीराम क्या है। तो हल्दीराम की जो जर्नी थी वो 1930s के अंदर स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए। उस टाइम पर जो श्री गंगा भीषण अग्रवाल थे जिन्होंने हल्दीराम को स्टार्ट किया, वो एक यंग टीनेजर थे जिनके पास पूरी फैमिली थी टू सपोर्ट। अगर हम श्री गंगा भीषण अग्रवाल की बात करें कि कैसे जो है ये हल्दीराम नाम मिला, तो उनको उनकी जो मदर है वो प्यार से जो है हल्दीराम बुलाती थी और इसी तरीके से जो है इस कंपनी का नाम, इस पूरा जो स्नैक मार्केट है उसका नाम हल्दीराम पड़ा। तो ये जो श्री गंगा भीषण अग्रवाल थे उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, जो कि एक स्नैक स्टॉल था एट भुजिया बाज़ार इन बीकानेर। तो ये जो हल्दीराम थे इनके पास अपनी एक रेसिपी थी जो उन्हें उनकी आंट से मिली थी। तो वो क्या करते थे, वो एक थिक और सॉफ्ट वर्जन ऑफ द स्नैक बनाते थे जिसे हम आज की तारीख में बीकानेरी भुजिया के नाम से जानते हैं। और इसे क्रिएट किया था मिस्टर गंगा भीषण ने और क्रिएट किया हल्दीराम का फेमस भुजिया। बट ऐसा नहीं है कि इस पूरी डिश में कुछ नया है। राजस्थान के अंदर भुजिया खाना बहुत कॉमन है, बहुत टाइम से वहाँ पर भुजिया बन रही है। बट जो भीषण है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डिश को रीइन्वेंट किया। वो उन्होंने ऐसे रीइन्वेंट किया कि वो एक नई तरीके की जो लेंटिल है जिसे मटकी कहा जाता है, उन्होंने उसे अपनी रेसिपी में ऐड किया। इसके अलावा जो भुजिया थी उन्होंने उसे थोड़ा पतला बनाया, थिनर बनाया बाय यूजिंग अ फाइनर मैश। और ना सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट को इनोवेट किया बल्कि उसकी जो मार्केटिंग थी उसको भी काफ़ी स्मार्टली किया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो भुजिया थी इसे वो बेचते थे एज डूंगर सेव। तो ये जो डूंगर नाम है ये वहाँ के बहुत ही पॉपुलर महाराजा थे। जी हाँ, बीकानेर के जो महाराजा थे डूंगर सिंह, उनके नाम पे किया। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर भी जो मिस्टर अग्रवाल थे, मिस्टर भीषण थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही किया जो कि आज की तारीख में बाकी कंपनीज़ करती हैं। इन्फ्लुएंसर की मदद से जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं। तो वैसे ही गंगा भीषण जी ने भी क्या किया, उस टाइम के जो इन्फ्लुएंसर डूंगर सिंह थे उनका नाम लेकर जो है अपनी भुजिया को बेचा, जिससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। और इसी तरीके से उन्होंने अपनी पहली शॉप जो है, जो कि पहली रिटेल स्वीट्स एंड नमकीन शॉप है, उसे बीकानेर में खोला इन 1937। और देखते ही देखते उनका जो बिज़नेस है वो बहुत फ्लरिश करने लगा। एक एक हफ्ते में वो 200 kg भुजिया जो है बेचने लगे, जिसकी वजह से जो प्राइस थी भुजिया की वो 2 पैसे से बढ़ के 25 पैसे पर किलोग्राम हो गई। इसके बाद जब एक बार एक पर्सनल विज़िट पे गंगा भीषण जी जो है कोलकाता गए ताकि वो एक वेडिंग अटेंड कर सकें, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ डिमांड इन दी ग्रैंड ओल्ड मेट्रो। और इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर अपनी एक शॉप सेटअप की बाय हिज सन रामेश्वर लाल अग्रवाल इन द बुर्रा बाज़ार एरिया इन 1958। और इस तरीके से जो हल्दीराम है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप की तरह जो है उभर के आगे आने लगा। दो जो फर्स्ट 2 जनरेशन्स थी हल्दीराम की, वो कंटेंट थी कि वो स्मॉल ऑपरेशंस ही जो हैं वो रन कर रही थी। लेकिन हल्दीराम की जो 3rd जनरेशन थी वो कुछ और बड़ा करना चाहती थी। और इसी तरीके से जो उनके बेटे थे, जो उनके पोते थे, उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड किया टू नागपुर इन 1970। वो पहली ब्रांच थी जो कि बीकानेर के बाहर खोली गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में जहाँ पर उनकी पहली शॉप खोली गई थी वो लोकेशन बन गई फॉर देयर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इसके बाद जो उनके पोते थे वो और भी ज़्यादा जो है उससे एक्सपैंड करने लगे और वो हल्दीराम को लेके गए दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है, जब वहाँ पर हल्दीराम की शॉप खुली तो इट वॉज़ अ ह्यूज हिट, बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन हल्दीराम को शौक तब लगा, उनकी फैमिली को शौक तब लगा जब वो जो शॉप है वो जल गई इन दी 1984 राइट्स। बट इससे जो हल्दीराम के बच्चे हैं, जो ग्रैंडसन्स हैं, उन्होंने हार नहीं मानी
और वापस से जो है ब्रिक बाय ब्रिक उसे बिल्ड किया। तो इस तरीके से जो हल्दीराम है वो 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है, इन दिल्ली, नागपुर एंड कोलकाता। बट जो एक चीज़ जो इन तीनों ब्रांचेस में कॉमन है वो है हल्दीराम ब्रांड नेम, क्योंकि हर कंपनी का जो लोगो स्टाइल है वो डिफरेंट है। अगर हम हल्दीराम की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो वो कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव, रुद्रपुर और नोएडा में। तो इसी तरीके से जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड करता जा रहा था इन रिस्पेक्टिव रीजन्स, और ये जो एक्सपेंशन है वो इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। आज जब हम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ पर भी हल्दीराम प्रेजेंट है और उसकी ह्यूज प्रेजेंस देखी जाती है इन इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, यूएई, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो इस तरीके से जो हल्दीराम है वो पिछले 87 ईयर्स से जो है ग्रो कर रहा है। बीच में कुछ रोड ब्लॉक्स आए, चाहे वो राइट्स हो, चाहे जो फैमिली का डिवीज़न हो कि किस तरीके से डिवाइड होगा वो हो, बट हल्दीराम ने इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और आज भी जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं एट सच हाई वैल्यूएशंस। और अब क्योंकि फॉरेन एंटिटीज़ भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये आगे और भी बढ़ेगा। बट फॉरेन एंटिटीज़ इसमें इतनी इंटरेस्टेड हुई कैसे? शायद इसका रीज़न उनकी बढ़ती हुई सेल्स है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हल्दीराम है उसने रिकॉर्ड किया था स्नैक सेल्स ऑफ 9,215 करोड़, यानी अराउंड $1.1 बिलियन जो है सेल्स हुई हैं स्नैक्स जो बनाते हैं, बेचते हैं। और ये जो स्नैक्स उन्होंने सेल की हैं इट इज़ अ ह्यूज सर्च, यानी 19% ज़्यादा सेल की हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इनफैक्ट इंडिया का जो स्नैक फूड मार्केट है वो 43,800 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से जो हल्दीराम है उसके पास 21% मार्केट शेयर है। तो इस तरीके से जो हल्दीराम है वो हर साल ग्रो कर रहा है और उसकी इस पोटेंशियल ग्रोथ को देखकर जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो हल्दीराम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये ऑक्शन कौन सी एंटिटी, कौन सी प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो जीतेगी और किसके साथ हल्दीराम मर्जर करेगा। अगर हम मर्जर की बात करें तो इंडिया में अगर किसी भी 2 एंटिटीज़ को मर्ज करना है तो उन्हें बहुत सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लॉज को अबाइड बाय करना होता है, जैसे जो कंपनी लॉ है वो, जो कंपटीशन एक्ट है वो, और NCLT यानी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उसका अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि ये ऑक्शन कौन जीतता है। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।